सिर्फ बिल्कुल। टैलेंट ही नहीं, टैलेंट के अलावा भी डिसिप्लिन, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, फोकस, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। अगर इस पे अगर स्टूडेंट टिका रहा तो वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कहीं इसी फियर और कंपटीशन को वो अपना सेल्स टूल बना के तो सारे कोचिंग्स वाले उसको यूज तो नहीं कर रहे पेरेंट्स और बच्चों को। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी हाल में देखिए सुर्खियों में भी आई थी फिटजी वगैरह, काफी सारे कोचिंग्स। नहीं, आपने यहाँ पे बिल्कुल सही मुद्दे को कहा है। देखिए, ये जो है ना फियर सेलिंग ही है, या तो ड्रीम सेलिंग है या फियर सेलिंग है। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा नहीं जा सकता तो क्या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का बजट है? ये समझना जानना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है कि कोटा भेज दो और बस ये ड्रीम को पूरा कर देगा। इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी मार्केटिंग ज्यादा बढ़ाने की, सब कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो स्टूडेंट का डेडिकेशन, टीचर का कमिटमेंट और वैल्यू ड्रिवन एजुकेशन अगर स्कूल स्तर पे लाया जाए तो आपको कोचिंग की मार्केटिंग का जो है असर अपने आप कम हो जाएगा। तो स्कूल जो है, स्कूल को हमने कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया है। मैनेजमेंट में आपने कहा जा सकता है, पर मैनेजमेंट में भी तो आजकल ये है कि जैसे कहीं के आप मैनेजमेंट किसी भी प्राइवेट जगह से एमबीए कर ले, कुछ कर ले, उसके प्लेसमेंट जो आते हैं वो आप कैट कर रहे थे, कैट में देखिए कंपटीशन कितना बढ़ गया है। साथ साथ कैट का ये भी है कि स्कोर, परसेंटाइल, फिर इतने सारे हैं, अब तो कई सारे आईआईएम कॉलेज भी इतनी जगह खुल गए तो वहां से क्या प्लेसमेंट मिलेगी बच्चे को। प्लस ये भी होता है कि आईएम में भी अब इंजीनियरिंग किए हुए लोग जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे जाते हैं, कुछ को एक्सपीरियंस रहता है जॉब छोड़ के मतलब। तो जो करंट स्टूडेंट हैं, अब हर जगह कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी है, अगर इंटर्नशिप भी करते हैं तो छुट्टियों में करते हैं, कुछ में करते हैं, तो वो अगर क्रैक कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस तो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तो अपनी इंटर्नशिप दिखा पाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से बीट करेंगे उन लोग वैसे, क्योंकि उनको कंपटीशन देने वाले एक आईआईटी का बंदा आ रहा है, वो एक फ्रेशर है, मान लीजिए वो किसी डीयू के भले ही वो बेस्ट कॉलेज से वो निकल के जा रहे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? देखिए, जो ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे सीरियस हो रहे हैं, जिनको मैनेजमेंट करना है, तो आपको अपनी प्लानिंग 3rd ईयर या 4th ईयर में स्टार्ट करनी होगी। अगर आप 3 ईयर वाले ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हैं तो 3rd ईयर में आपको सीरियस होना होगा, और अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 4th ईयर में आपको सीरियस होना होगा, और आपको कैट एग्ज़ाम, जैट एग्ज़ाम, इसके पैटर्न को समझना होगा। इसके लिए अगर आपको कोचिंग लेनी है, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग का बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि वो कैट वाला जो सिलेबस है उसको पढ़ता है, तो आपको इस फियर में नहीं रहना है कि इंजीनियरिंग का बच्चा है तो वो आपको बीट कर देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसमें डेफिनेटली वो थोड़ा आपसे बेहतर होगा, क्योंकि वो मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहा है। लेकिन कैट एग्ज़ाम में भी जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर भी आपके पास जो वर्बल रीजनिंग है या जो वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ जो लिटरेचर में अच्छा है वो अच्छा कर सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर में भी कई सेक्शन हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और अपने स्ट्रेंथ पे स्कोर करना होगा। यहाँ पर भी क्या होता है, कैट के एग्ज़ाम में भी जो अच्छा स्कोर करने के का जोन आपका है उसको पहचानिए, और आपको कई एडवांटेज हैं, जैसे आपने कहा फीमेल के लिए वहाँ एडवांटेज है, जो अकाउंट्स पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए एडवांटेज है, और ये जो एक मिथ है कि इंजीनियरिंग वाला जो आ गया है वही कैट को क्रैक करेगा, ऐसा नहीं है। और कैट के बियॉन्ड भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं मैनेजमेंट में। आप XLRI जो जैट एग्ज़ाम के, हाँ, जैट एग्ज़ाम के थ्रू आता है, और MDI गुड़गांव है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो कई SP जैन है, जमुना लाल बजाज है, कई अच्छे कॉलेज हैं। तो आपको जो है थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने ऑप्शंस को, लेकिन सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सही से समझ के एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा ताकि आपको ये कॉलेज मिल सके। और जो यूजी के बाद बच्चा जाना चाहता है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि IP मैट के थ्रू जा सकता है यूजी के बाद, 12th के बाद ही। लेकिन थोड़ा आपको अपने स्ट्रेंथ को अर्ली पहचानना होगा कि आपका क्या स्ट्रेंथ है। ये अगर आप 10th के बाद पहचान लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। 12th के बाद पहचानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं तो आप बहुत लेट कर रहे हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को जितनी जल्दी पहचाने स्टूडेंट, उतना बढ़िया है।
अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि पेरेंट्स और बच्चों को एनालाइज करना पड़ता है, मतलब आज के तो मैं कहती हूँ जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी एनालिटिक हो रहे हैं, लेकिन अगर आज से हम 5 साल पहले या 10 साल पहले, इवन आप हमारे टाइम के भी आप अपने पेरेंट्स को करेंगे, हम हमारे पेरेंट्स को, किसी के, हम लोग नहीं देखेंगे हमारे पेरेंट्स इतना एनालाइज करते होंगे कि हमें कहाँ एडमिशन ले। जैसे मैं अपने बेटे का ड्यू का था, मैंने एनालाइज कर लिया था और ओवरऑल मैंने कह दिया कि फर्स्ट लिस्ट में तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है, तो फर्स्ट लिस्ट में बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम जनरल कैटेगरी के हो, तुम लड़के हो। और ये चीज मैंने उससे कह दिया कि सो बाद में ऐसा ना लगे कि मैं तो अपने स्कूल का वो हूँ और मुझे नहीं मिला, इसको मिल गई। तो वो तैयार था, फर्स्ट लिस्ट में से बीएससी मैथ्स ऑनर्स मिली थी एडमिशन। लेकिन जो बाकी कॉमन पब्लिक है, जरूरी नहीं सबके पेरेंट्स एनालाइज कर सके या वो उससे कॉलेज का डेटा बना सके, या मान लीजिए बहुत से लोगों का, उनका मैंने भी सेलेक्ट किया था, उनके सारे कई दोस्तों का ऐसे ऐसे कॉलेज की, लेकिन ऐसे तो बहुत से नहीं हो पाते या टाइम भी नहीं दे पाते। तो आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में वो लोग कैसे इससे निकले? इसी के लिए तो मेरी कंपनी यही काम करती है, आपके स्टूडेंट के का प्रोफाइलिंग बनाना, क्या उनका रैंक है उसके आधार पे उन्हें क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, जो पेरेंट का बजट है उसके आधार पे उन्हें क्या मिल सकता है, यही काम हम लोग करके देते हैं। और ये सबसे पहले इनिशियल ये बेहद ज़रूरी है किसी भी पेरेंट को करने के लिए। तो इस पे बोर्ड मास अभी काफ़ी हर साल कम से कम तो 10,000 लोगों की मदद कर रहा है, और अगर और हम लोग जितना एक्सपैंड करेंगे और भी जगहों पे रीच बढ़ाएंगे तो वहाँ के लोगों को जाकर इस मामले में मदद करेंगे, क्योंकि सबसे पहला चीज़ यही है जहाँ से सब कुछ शुरुआत होता है कि स्टूडेंट को अपने प्रोफाइल अपना असेसमेंट करना, ये सबसे ज़रूरी काम है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे पहले बहुत सारे आपके टाइम में भी होंगे जो 12th करते करते इंजीनियरिंग निकाल लेते थे, हमारे बैच में भी कई लोग, हम लोग भी जैसे देते स्क्रीनिंग करंट ईयर में निकल गई, भले बाद में बहुत से लोगों को इस मेडिकल भी निकल गया करंट ईयर। तो अब जो है ऐसा, मतलब क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो उस समय इतने तो नहीं थे, एक आध होंगे, वो थे ही उस समय भी, अब बहुत ज्यादा हो गए, तो ऐसा क्या क्या स्कूल के सिस्टम में, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, उसकी पढ़ाई का स्तर गिर गया है, या कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है कि सब कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें पढ़ाई का जो स्कूल में जो पढ़ाई का स्तर है वो डेफिनेटली गिर गया है। उसकी वजह क्या है कि स्कूल जो है उसको बड़ी आसानी से स्टूडेंट मिल जा रहे हैं। अगर भारत में मैं ठीक ढंग से देखूं तो स्कूलों को बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, स्टूडेंट इनरोलमेंट काफ़ी स्कूल में बढ़ गया है। तो जब स्कूल को आसानी से अगर इनरोलमेंट आएगा तो वो पढ़ाई के स्टैंडर्ड को कम सोचेगा। और स्कूल से जो पेरेंट की भी जो उम्मीदें हैं या जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ ये है कि स्कूल का कितना बढ़िया बिल्डिंग है, स्कूल के पास, मैं आपको सच बता रहा हूँ, स्कूल के पास कितना बढ़िया प्ले ग्राउंड है, और स्कूल में जो टीचर हैं वो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ये 3-4 चीज़ें ही पेरेंट जज करते हैं, उसी के बेसिस पे स्कूल को कहते हैं ये बहुत अच्छा है या कहते हैं ये अच्छा नहीं है। लेकिन स्कूल जो है बिल्डिंग, इंग्लिश और प्लेग्राउंड से नहीं चलता है। वहाँ अगर नवोदय विद्यालय में आपने और मैंने जहाँ पढ़ाई की है वहाँ आप वैल्यू ड्रिवन है कि टीचर कितने कमिटेड हैं, स्टूडेंट कितने डेडिकेटेड हैं। तो स्टूडेंट का डेडिकेशन, टीचर का कमिटमेंट और वैल्यू ड्रिवन एजुकेशन अगर स्कूल स्तर पे लाया जाए तो आपको कोचिंग की मार्केटिंग का जो है असर अपने आप कम हो जाएगा। तो स्कूल जो है, स्कूल को हमने कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया है। स्कूल को कॉम्पिटिटिव बनाना और स्कूल में ये सारी चीज़ों को ऐड करना बेहद ज़रूरी हो गया। अब जो दूसरा आपने कहा कोचिंग, देखिए कोचिंग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जैसे फिजिक्स वाला वो लिस्टेड हुआ है, तो डेफिनेटली उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो पूरी तरह से मार्केटिंग करेंगे। अब इनके अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को आप देखेंगे कि आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल है, तो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अगर उसका 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है तो उसके एक्सपेंसेस देखिए, और एक्सपेंसेस का एक बहुत बड़ा चंक देखिए कि कितना बड़ा चंक वो एडवर्टीजमेंट में जा रहा है। तो डेफिनेटली वो तो एडवर्टीजमेंट करेगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसे इन्वेस्टर ने फंड दिया हुआ है, तो वो पूरी तरह से
बच्चों को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट को, लेकिन डिसीजन तो पेरेंट को लेना है। आपके सामने में ये दोनों चीज़ें, मैंने स्कूल को कॉम्पिटिटिव बनाना, ये हमारी पॉलिसी से हो सकता है। और पेरेंट भी जब स्कूल से ये डिमांड करेंगे, अगर पेरेंट स्कूल से ये डिमांड ही नहीं करेंगे कि उनको जो है यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा चाहिए, यहाँ अच्छे मैथ्स के टीचर चाहिए, वही जब आप कोचिंग में आते हैं तो कोचिंग में जो टीचर हैं वो इतनी हाई फाई अंग्रेजी नहीं बोल रहे होते हैं। जी जी। क्योंकि अब जो है पेरेंट का वहाँ एक्सपेक्टेशन सेट है कि ये JEE मेन या नीट में क्या बच्चे का सवाल है उसको कितना फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नहीं है। कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में देख लीजिए, एक एक छोटे छोटे कमरे में 100 बच्चों को बिठाएं। तो जो स्कूल में उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्कूल में कहता है कि क्या AC क्लासरूम है या नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन जो कोचिंग में आता है तो वो उस एक्सपेक्टेशन को हटा देता है। तो इस दोनों के बीच के रास्ते को और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से ला सकती है। ये जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा, मैं खुद ही बहुत बड़ा फैन हूँ कि तो गवर्नमेंट तो हमारी चुनाव में भी अब उस पॉलिसी को नहीं ला रही। गवर्नमेंट तो चुनाव में भी उन्हीं मुद्दों को हाईलाइट करती है कि जनता रोजगार नहीं मांग रही है, जनता फ्री के राशन मांगती है तो राशन फ्री के बांट देती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से इसको लाएगी? अब इसमें भी देखिए, इसमें भी बात ये समझिए कि जब ये डेमोक्रेसी है, जब इलेक्शन जीतने के लिए, अब मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की भी एक जो सबसे खतरनाक पॉलिसी है उसके बारे में पॉलिटिकल शो नहीं है पर मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। जो आपने कहा ना ये जो फ्रीवीज बांटने का जो और उसके थ्रू वोट लेने का सिस्टम है, ये बहुत ही डेंजरस है। जी बिल्कुल। और अभी कम से कम ऑलमोस्ट भारत के आधे से ज्यादा स्टेट में इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े फ्रीबीज अनाउंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो फ्रीबीज हैं, ये टारगेट किसको किए जा रहे हैं? वुमेन्स को। ये टारगेट किए जा रहे हैं एल्डरली पीपल को, जो रिटायर्ड हैं, कि 4 धाम के लिए उसके औरतों को कि हम 2000 देंगे, 5000 देंगे, 10,000 भी दे देंगे छठ पे आने पे। हाँ, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट उनके सेंटिमेंट को हिट करके, और जो ये DBT था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये मोदी जी ने स्टार्ट तो किया कि हम सबको बैंक के साथ जोड़ देंगे, लेकिन अब यही जो है ये डायरेक्ट बैंक में पैसे जो भेजा जा रहा है, और वो भी इलेक्शन के पहले, ये किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी या अच्छे कंट्री के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। क्योंकि आप पैसे से अगर वोट ले रहे हैं, इनडायरेक्टली वही है। तो ये भी जो है गवर्नमेंट भी वही कर रही है, इलेक्शन को जीतने के लिए ये चीजें कर रही है। तो कॉर्पोरेट भी वो स्टूडेंट को प्रोडक्ट बेचने के लिए वो टारगेट कर रहा है। तो आपको जो है कहीं ना कहीं जनता को ही जागना होगा। भारत जो है एडुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता है, और यही आपकी एक्चुअली पहचान है। एडुकेशन जब अच्छा होगा तो आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से भागेगी। आपके पास कितने केपेबल इंजीनियर्स और कितने केपेबल मैनेजर्स प्रोड्यूस आप करते हैं, यही तो आपकी इकोनॉमी में आगे जाके आपकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बड़ी बड़ी $1 ट्रिलियन कंपनीज बिल्ड कर सकते हैं? नहीं बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें एडुकेशन को नए सिरे से देखना होगा, और हर एक पार्टी को, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर एक पार्टी को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वैसे ही एडुकेशन के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसको जो है किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत के पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। अगर भारत में कहें 1 करोड़ टीचर हैं, 25 करोड़ स्टूडेंट हैं, अब 1 करोड़ टीचर जो 25 करोड़ स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, अगर उस 1 करोड़ टीचर को ही, मैं आपको कह रहा हूँ, बेसिक टेस्ट दे दिया जाए, बेसिक टेस्ट, मैं बहुत हाई फाई टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक टेस्ट, आई एम टेलिंग यू, उसमें से शायद 70% उस बेसिक टेस्ट को भी पार नहीं करेंगे। ये एक इसके पीछे ये भी कारण है कि जो टीचर शायद जब वो क्वालिफाई किए होंगे, एग्जाम काबिल होंगे,
लेकिन आज वो पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगती है किसी की भैंस गिनने में, किसी की गाय गिनने में, तो किसी की बकरी गिनने में, किसी की कोविड में, तो किसी को राशन बांटने में, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ। तो पढ़ाना भूल जाते हैं। 2 साल 4 साल, मुझे लगता है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में जुड़े हैं, सपोज एक यूपीएससी का ही कैंडिडेट, पढ़ाई का सबसे टफ एग्जाम हम लोग मानते हैं यूपीएससी, लेकिन अगर कोई तैयारी करके क्रैक किया है, उसके बाद उसको 4 साल गांव में ले जाके बोल दे कि अब तुम्हें 4 साल तुम्हें गाय बकरी भैंस गिनने हैं, तो 4 साल बाद अगर हम उससे पूछेंगे हिस्ट्री के मुगल काल में क्या हुआ और कहाँ पे क्या हुआ, सिकंदर कहाँ गया था, और सारे ऐसे हिस्ट्री के जितने भी हम क्वेश्चन है, तो वो भी शायद तक्षशिला कहाँ है, वो भी हो सकता है वो भूल जाए। नहीं देखिए, सिस्टम जो है डेफिनेटली हमारे जो सिस्टम में खामियां हैं, लेकिन मैं एडुकेशन के लिए क्यों ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि एडुकेशन में जो आपका जो 1 करोड़ टीचर का जो फोर्स है, ये चाहे तो आपके कंट्री का पूरा इतिहास और पूरे कंट्री का भविष्य बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इतिहास तो गलत वर्ड बोल दिया, भविष्य बिल्कुल, क्योंकि हम आप जो बने हैं, हमें संजोग से जब क्लास 9 तक मैं कहूंगी, हमें क्लास 9 तक काफी अच्छे टीचर मिले जी। उसके बाद परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हमारे तक आग लगते लगते समय लग गया। बिल्कुल, हम लोग निकल गए। बिल्कुल, हम लोग जो है लकी थे कि एक ऐसे सिस्टम में थे, और नवोदय का सिस्टम और बाकी सिस्टम में फ़र्क भी यही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है 24/7 जब आपके पास टीचर का एक्सेस होता है, 24/7 जो है आप उनके बाकी बिहेवियर से भी सीखते हैं कि खाने पे हमें कैसे रहना है, खेलने के समय हमें कैसे रहना है, लाइब्रेरी में कैसे रहना है, तो ये आपको जो है हर वक्त आप सीखते हैं। और रेसिडेंशियल स्कूल आपको काफ़ी कुछ सिखाता है, बाकी कॉलेज में भी IIT है और ये सब आपको काफ़ी कुछ सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट और जो टीचर का है, इसको पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हम सबको जाके इसको ठीक करना होगा। पेरेंट से भी मैं कई बार आपको बता रहा हूँ श्वेता, बहुत निराश हो जाता हूँ, क्योंकि जब पेरेंट खुद ये बोलता है, वो बच्चे के रियल टर्म्स को नहीं समझते हुए जब वो कहता है कि आप छोड़िए रैंक, आप छोड़िए मार्क्स, आप बताइए कैसे होगा। तो जब हम आज भी अगर यही बात करेंगे कि हम जुगाड़ से, और बच्चे के लिए भी अगर फादर जुगाड़ करेगा, तो वो बच्चा जो है वो आगे जाके कैसे अच्छा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें वो जुगाड़ से बाहर निकल के हमें जो है कर्मठ बनना होगा, और टीचर को भी थोड़ा फ्री हैंड देना होगा, बेहतर ट्रेनिंग देनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर अगर इनकेपेबल है तो उसको निकाल देना कोई सोल्यूशन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चे के माइंड में ये सेट करना हो कि बच्चा तुम इंजीनियर बनो कि तुम कप धोने वाला बनो, उसमें एक्सपर्ट बनना है तुम्हें। कोई उस पर उंगली ना उठाए कि ये काम तुम सही से कर नहीं पा रहे हो। जी जी जी। और यही बेहद जरूरी कि आप जो है जो कुछ भी करें, आप अपने पूरे पैशन के साथ करें और अपना बेस्ट वहाँ लगाएं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटा काम, आप चाहे फल बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, इसीलिए आप जो स्टोरीज देखते हैं, जिसने जो भी पैशनेटली किसी काम में लगता है तो वो अच्छा करता है। और जो टीचर का पैशन है वो टीचिंग की तरफ रहना चाहिए। मैं बार बार आपके हर एग्जाम्पल से टीचर तक इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टीचर अगर पैशनेट हो गया तो जरूर से जरूर आपका जो है एडुकेशन सिस्टम ऊपर उठेगा। बाकी जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट टीचर ट्रेनिंग और टीचर के मोटिवेशन पे करना हो। मैं अभी स्टूडेंट पे नहीं, टीचर के मोटिवेशन। टीचर अगर रोल मॉडल बन गया आपका, अगर 1 करोड़ रोल मॉडल आपने खड़े कर दिए, तो आप समझिए कि आपका भविष्य एकदम सुनहरा है। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे इंस्टीट्यूट है अभी चल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आपका भी, आप तो मेंटर हैं, स्ट्रेटेजी सेट करते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट आपका बोर्ड मास चल रहा है, ऐसे फिटजी चल रहे हैं, ऐसे अन्य जो भी इंस्टीट्यूट, फिजिक्स वाला हो, कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा हो, अगर गवर्नमेंट आज के डेट में, कोई भी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट का ही मन बदल जाए या कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए आने वाले समय में, जो ऐसा कह दे कि जो होगा स्कूलों में पढ़ाया जाएगा या सेल्फ स्टडी करके करेंगे। आजकल तो डिजिटल भी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल, ये वो बच्चे उनसे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, तो इसको बंद कर दिया जाए। तो आप दोनों परिप्रेक्ष्य में बताइए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जो बच्चे हैं उनके ऊपर कैसा इफेक्ट है। क्या वो
कैपेबल हो पाएंगे ज़्यादा, खुद से सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब से, डिजिटल मैटर से वो चीज़ें सीख पाएंगे? देखिए, इसके लिए आपको एग्जाम्पल आपके सामने है। चाइना ने ये ऑलरेडी ये कदम ले लिया है। चाइना ने कोचिंग को बंद कर किया दिया। और वहाँ भी एक जो बड़ा टफ एग्ज़ाम है गाओ खाओ, जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते थे। तो अ, इससे चाइना में ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ है कि अच्छा। कोचिंग से कोई उनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव नहीं थी और कोचिंग के बंद कर देने से क्वालिटी कुछ गिर गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। तो ये एक माइंडसेट है। कोचिंग जो है अगर आपने स्कूलों के टीचर को एम्पावर कर दिया, कोचिंग की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जी जी। क्योंकि अगर आप सही मायने में, जब मैंने अभी आपको बार बार यही कहा कि चाहे वो जेडबली मेन हो या नीट हो, ये कोई इतना बड़ा कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए स्कूल के टीचर पढ़ाने में इनकेपेबल हैं और कोई सुपरमैन आके पढ़ाएगा और वो सुपरमैन कोई बढ़िया कोचिंग में होगा तभी होगा, ये ऐसा नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि जो ये सर, फलाना सर, ढिमकाना सर, ये सर की जगह कोई नॉर्मल सर भी, जो झा सर, सक्सेना सर, श्रीवास्तव सर भी पढ़ा सकते हैं जो जी, स्कूलों में। बस उन्हें थोड़ा ट्रेनिंग और मोटिवेशन की ज़रूरत है और एक्चुअली उससे क्या है, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। मैंने आपको अभी भी कहा कि सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट की सफलता की कुंजी स्टूडेंट के पास खुद है। स्टूडेंट जो है अगर कहीं भटक के किसी और के पास ढूंढने जा रहा है तो वो गलत है। सब कुछ आपके अंदर खुद है। आपको खुद मेहनत करनी है। आपको कोई समझा सकता है, कोई आपके लिए पढ़ नहीं सकता है। कोचिंग में आपको नोट्स मिल सकते हैं, सवाल सॉल्व कर दिया जा सकता है बोर्ड पे। आपको उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ उसको लेना है। कोई आपके लिए टीचर भगवान नहीं है कि जिसके छू देने से आपको अचानक से कोई चमत्कार होगा। पढ़ना आपको खुद पड़ेगा और आपके लिए जो गीता, बाइबल, कुरान है, वो है कि आप जो है एनसीईआरटी की किताब को ढंग से पढ़ें। आपको 12th क्लास में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड में भी, और आप नीट और जेई में भी अच्छा करेंगे। और साथ ही ये पहचानें, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पहचानें कि क्या आपको आता है और क्या आपको नहीं आता है। ये अगर आपने पहचान लिया, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लिया और आपने उस टाइम फ्रेम में, अब एग्ज़ाम के सक्सेस का सिर्फ 3 मंत्र है। मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि आपको जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, इस 3 चीज़ पे सिर्फ आपको काम करना है। टाइम मैनेजमेंट कि सब्जेक्ट वाइज अपने टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी कि अटेम्प्ट का क्या परसेंटेज है आपका उस टाइम में। मान लीजिए कि 60 मिनट आपने दिए हुए हैं जेडबली मेन के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के लिए, तो 60 मिनट में अटेम्प्ट कितना करते हैं और एक्यूरेसी क्या है। मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आप करते हैं 20, तो एक्यूरेसी क्या है, क्या एक्यूरेसी 18 है। अगर 90% एक्यूरेसी पे चल रहे हैं तो आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ गेस वर्क कर रहे हैं कि 20 अटेम्प्ट किया और 5 सही 15 गलत, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 सही से 20 नंबर आएंगे और 15 गलत से -15 हो जाएगा, तो 5 नंबर हो जाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी और अपने स्ट्रेंथ को पहचानना, अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस। अगर स्टूडेंट इतनी चीज़ें सीख ले तो उसके बाद स्टूडेंट को किसी भी बहुत तूफ़ानी टीचर की ज़रूरत नहीं है। उसके स्कूल का टीचर, उसके माँ बाप, वो खुद ही उसके लिए कैपेबल हो जाएंगे और वो सक्सेसफुल हो सकता है। ये तो आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष भी मैंने सवाल किया कि गवर्नमेंट बैन करे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि ये भी बहुत लोगों को रोजगार दिए हुए है। भारत की बेरोजगारी को काफी हद तक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया हुआ है। हाँ, देखिए, रातों रात भारत अभी इस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना की तरह नहीं है कि आप रातों रात कोचिंग को बैन कर सकते हैं। कोचिंग के लिए कई बार गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लाई हैं और कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो बहुत बड़ा टैक्स भी देती हैं। तो कोचिंग को रातों रात बैन करना वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है। हाँ, उसको जो है रेगुलेट करना वो बहुत ज़रूरी है। रेगुलेट करने के लिए इन्होंने कई कदम उठाए हैं कि इतना रेशियो होना चाहिए, टीचर का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 16 साल से कम के बच्चे को। कुछ अभी
स्टैंडर्ड मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन वो एनफ नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कोचिंग के एड्स को रेगुलेट करना। कोचिंग का जो ये एड है, जो सपने दिखाया जा रहा है, उसको रेगुलेट करना। अब मैं आपको अगेन चाइना का एक एग्जांपल यहाँ देना चाहता हूँ कि चाइना ने यहाँ तक कदम उठाया है कि जो आप वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें आप कई कोरियन वेब सीरीज और चाइनीज वेब सीरीज में एक बड़ा पैटर्न था कि एकदम गरीब लड़की है और उसको शहर का सबसे जो अमीर आदमी है उसके साथ उसको प्यार हो जाता है और वो दोनों की लव स्टोरी चल रही है। तो चाइना ने इसको भी स्ट्रिक्टली कहा है कि आप इसको कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसे सपने दिखाना ये गलत है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आप ड्रीम मत बेचें, आप फैक्ट जो है उसको जरूर सामने रखें। जो ड्रीम सेलिंग है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। जैसे ये कंटेंट में उसको कंट्रोल किया गया है, वैसे ही ये जो कोचिंग ड्रीम बेच रहा है, मैं ये कह रहा हूँ जो स्टूडेंट नीट में क्वालिफाई नहीं हुआ है पहले अटेम्प्ट में, उसे अगर आप रिपीटर बैच में लाके ये सपने बेच रहे हैं कि उसका बच्चा जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाएगा, तो ये जो है ये फैक्ट से बहुत परे है। इसके लिए जो है आपको उसका पूरा अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर प्रॉमिस जो कर रहे हैं उसकी सफलता की क्या गारंटी है। जी। जैसे फाइनेंशियल चीज़ों में, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आपको एक एडवाइजरी आता है ना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जी। तो यही होना चाहिए। नीचे लिख भी देते हैं बोनस रेट 4 to 8%। हाँ, तो ये आपको ये लिखना है कि भैया कोचिंग एडमिशन इज सब्जेक्ट टू योर ओन कैपेबिलिटी, देयर इज नो गारंटी एट योर ओन रिस्क। हाँ, यू हैव टेकन दिस एट योर ओन रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी फॉर सक्सेस फ्रॉम दिस कोचिंग। ये रेगुलेशन बेहद जरूरी है। ये अगर रेगुलेशन आ गया, अगर आपने ड्रीम सेलिंग बंद कर दिया, तो ही आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने स्कूल का बताया। जैसे बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, एमबीए का एग्जाम है तो फाइनल ईयर में देते हैं, तो फोर्थ ईयर के कॉलेज भी होगा, फोर्थ ईयर में रहते हैं तो देते हैं, तो उनका तो टीचर से या उनसे तो प्रभाव हट गया, समझिए वो उनसे अलग हो गया। फाइनल ईयर के जाने का टच में कुछ ही अच्छे स्टूडेंट रहते हैं और वो भी कॉलेज वाले उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो वो तो सेल्फ स्टडी करेंगे, कोचिंग छोड़ दे। तो उनके कितने परसेंटाइल वगैरह का कुछ की, मान लीजिए वो करंट ईयर में 82 परसेंटाइल पे हैं कुछ है, तो सेल्फ स्टडी से उनके कितने चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर में? बहुत ब्राइट चांसेस हैं। सॉरी, बहुत ब्राइट चांसेस हैं। देखिए करंट जो खास करके मैनेजमेंट एग्जाम है, कैट या जैट, अगर कोई बच्चा 82 परसेंटाइल पे है और वो दोबारा लिख रहा है एग्जाम, तो उसके बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो अच्छा कर सकता है। क्योंकि आप अगेन अपने स्ट्रेंथ को देखें वहाँ ठीक से, और कुछ 5-6 सवाल और आपने सही कर दिया तो यू आर होम। तो उस इसलिए जो है ऐसे बच्चों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर कोचिंग की जरूरत है भी तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, दैट शुड बी एनफ। अगर कोई 82 परसेंटाइल पे है और वो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहा है, तो ऑनलाइन असिस्टेंस ले ले किसी अच्छी कोचिंग का और टेस्ट लिखे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करना और उसको सही से एनालाइज करना कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं, उसको ठीक करना। ये जो एरर फाइंडिंग है और एरर को कंट्रोल करना है, उस पर अगर वो ध्यान दे दें तो उनका काम हो सकता है। जी, ये आपने बहुत सही चीज कहा। बच्चे आजकल भटक जाते हैं क्योंकि सोशल प्रेशर भी रहता है कि अरे आपके पास तो पैसे भी हैं, सब कुछ है, फिर आप अपने बच्चे को कोचिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं। 10th में भी आते हैं प्रेशर बच्चे जब होते हैं, 12th में जब आते हैं पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। हाँ। लेकिन बाय चांस रिजल्ट अच्छा हो जाता है तो पेरेंट्स पार कर जाते हैं कि भाई हमने नहीं दिया, रिजल्ट तो अच्छा किया। लेकिन अगर वही रिजल्ट गलत हो जाए तो पूरा समाज हाथ धो के पीछे पड़ जाता है कि ये आपकी गलती है, आपने बच्चे को कोचिंग नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। जब तक रिजल्ट के दिन मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा पेरेंट के दिल धड़कते रहते हैं। कहीं अगर परसेंटेज में थोड़ी कमी आ गई तो बाहर वालों के तो छोड़े, अपने घर वाले भी हम मुझे पता नहीं घर घुसने देंगे कि नहीं। और ये जो सोशल प्रेशर और साथ में जो
माँ बाप में भी अगर किसी एक ने डिसीजन लिया है, मान लीजिए कि माँ ने डिसीजन लिया है कि कोचिंग नहीं देना है और फादर का मन था कोचिंग देना है, और अगर बच्चा नहीं सक्सेसफुल होता है तो फादर फिर ब्लेम करते हैं उस पर कि मैंने तो कहा था। देखिए, आपको रियलिस्टिक होना है, और कोचिंग एक सपोर्ट है। कोचिंग सॉल्यूशन की गारंटी नहीं है, सक्सेस की गारंटी नहीं है, सॉरी। तो मैंने अभी वही कहा कि ड्रीम सेलिंग की जगह आप कोचिंग लीजिए, लेकिन कोचिंग इसलिए नहीं लीजिए कि कोचिंग का मतलब सक्सेस की कोई गारंटी है। कोचिंग है जहां आपको जहां जहां काम करना है, जहां जहां आपकी वीकनेस है, वहां पर आप काम कीजिए, टीचर आपकी वहां हेल्प करेगा। बस इतना ही सोच के आप कोचिंग में जाइए। ये मत सोचिए कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया मतलब कि सिलेक्शन पक्का हो गया। तो जो ऐसा ऐड आता है कि XYZ कोचिंग में आपने लिया एडमिशन और अब सिलेक्शन की हमारी गारंटी, इस तरह के एड्स को बंद करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए आप, और आज के यूथ के लिए, आज के पेरेंट्स के लिए, मुझे लगता है पूरे समाज के लिए आपका जो है एक टैगलाइन या एक संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश हमेशा से, देखिए, आज से 5 साल 7 साल पहले भी मेरे से बात पूछते हैं और आज भी पूछते हैं। भारत जो है विकसित बनने की राह पे है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी जो है इट विल डेफिनेटली एक्सप्लोड। तो अगला जो 10 साल है वो भारत का है। और चाहे अभी जो भी आप रीजन्स देख रहे हैं कि गल्फ की क्राइसिस, ये सब सेटल डाउन होंगे। नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया स्टोरी है। तो उस इंडिया स्टोरी में बी रेडी। अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, चाहे आप यूथ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप बैंकर हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट 10 इयर्स इंडिया का स्टोरी होगा जैसे कि चाइना ने एकदम से एक्सप्लोड किया था। हमारी इकोनॉमी अगले 10 साल में ये 5 ट्रिलियन के आसपास जो अभी है, उससे जरूर 15 ट्रिलियन पे पहुंचेगी। तो उसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, बस इसके बारे में सोचिए। जो आपका स्किल है, चाहे अगर आप सब्जी बेच रहे हैं तो आप स्केल अप कीजिए उसको, कि 15 साल बाद, 10 साल बाद आप सब्जी का कितना बड़ा सब्जी बेच सकते हैं। या आप अगर स्टूडेंट हैं तो यू स्केल अप योर स्किल, कि जब इंडिया एक ग्लोबल डेवलप्ड कंट्री होगा। अब मैं इसको एक चीज़ और यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि क्यों मैं इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ। क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है भारत का, पॉपुलेशन के साथ, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो भारत, अगर आप समझिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या है, और अगर हम इसे 4.2 ट्रिलियन मानते हैं कि आज जीडीपी है, मतलब हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए है। दिल्ली का अभी कल बजट आया है, 5 लाख है। महाराष्ट्र है जहाँ 5 लाख है, लेकिन बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये आज भी 1 लाख 1.5 लाख का पर कैपिटा इनकम पे है। इसको जरा ग्लोबल पर कैपिटा इनकम से मिलाइए तो वो 12 लाख है। तो अभी भारत को ये जो है ना 4 गुना जंप लेना है ताकि हम पहले वहां तक पहुंचे। अगर आप चाइना को देखिए जो कि 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उसका जो है 120-25 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो आप समझिए कि हमें जो है वो 8-9 लाख पर कैपिटा इनकम है उसका, जो हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो जब पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा आने की पूरी संभावना है, चाहे वो AI हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे डिजिटल हो। डिजिटल वर्ल्ड में भी भारत बहुत बड़ा इनोवेटर, और कंटेंट क्रिएशन में भी भारत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाली सबसे बड़ी आबादी हमारे पास है। जी। सबसे बड़ा यूथ हमारे पास है। तो इस समय में सोना कम करें और लगातार मेहनत करें। जिस भी काम को कर रहे हैं उसी में काफी मेहनत करें। टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, मीडिया पर्सन हैं, मेहनत करें, जरूर सक्सेसफुल होंगे। जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे तो कई सारे, मुझे लगता है पॉलिटिकल इश्यूज पे भी आपसे बैठ के काफी डिस्कशन किया जा सकता है। तो फिर कभी हम दूसरी बार जरूर चाहेंगे कि आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिले और कई सारे बातें जानने को मिले।
जी। और ऑन कैमरा के बाद ऑफ कैमरा भी मुझे लगता है आपसे बात करने की सबको जरूरत है और जी। काफी ज्यादा जरूरत है। जी, एक बार हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।